फ्रेंड्स, जो हम टॉपिक डिस्कस करें थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन बाय एरिस्टोटल, ये उसका पार्ट 5 आई थिंक प्रोबेबली। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज़ ऑफ रेवोल्यूशन के रेवोल्यूशन को किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। अरिस्टोटल ने किस तरह हमें टिप्स दी हैं और अंडरस्टैंडिंग दी है कि जिसको फॉलो करके जिन पॉलिसीज़ को की पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो रेवोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको आज हम इसमें डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो सबसे पहले कहते हैं कि जो अबंडेंट पॉलिटिकल पावर है उसको एक पर्सन में या एक पर्सन की जो क्लास है, जो क्लास है, ग्रुप है, उसमें कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। मीन्स जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर वो पावर की कंसंट्रेशन होगी, जो पॉलिटिकल पावर है, तो जब वो एक पर्सन के पास या एक क्लास के पास या एक फैक्शन के पास, कम्युनिटी के पास कंसंट्रेट हो जाएगी, तो उसकी वजह से रेवोल्यूशन आएगा। तो अगर रेवोल्यूशन से बचना है तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसको जो है वो लोगों को में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस वजह से कहते हैं, क्योंकि एक स्टेट के अंदर कहते हैं कि जो बल्क उसका होता है स्टेट का, जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन होती है, मीन एक स्टेट की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो होती है मिडिल क्लास। तो कहते हैं कि जो पावर है वो उन्हीं के पास होनी चाहिए, ना कि एक ऐसी क्लास के पास जो कि माइनॉरिटी है और वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। तो अगर एक हाथ पास एक एक हैंड के पास होगी, एक पर्सन के पास होगी या एक छोटी सी कम्युनिटी के पास होगी, तो फिर रेवोल्यूशन आएगा। तो पहली कॉज है कि रेवोल्यूशन से बचना है तो पॉलिटिकल पावर को मिडिल क्लास, जो कि एक बल्क है पॉपुलेशन का, उसके हैंड ओवर करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। सेकंड, वो बताते हैं रेमेडी जो बचना है रेवोल्यूशन से, वो कहते हैं कि एक स्टेट के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो उन क्लासेस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मींस क्लास की बेस पे कलर, क्रीड, रिलीजन, एथनिसिटी, टेरिटरी या किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबको प्रॉपर कंसिडरेशन देनी चाहिए। सब जो क्लासेस हैं या डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो कि कंपोनेंट्स हैं, उनको प्रॉपर कंसिडरेशन, प्रॉपर रिस्पेक्ट और ऑनर देना चाहिए। उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड, वो कहते हैं कि जितना पॉसिबल हो सकता है लोगों के अंदर ऑनर और जो प्रेस्टीज है, जो रिवॉर्ड्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, क्योंकि इससे इक्वलिटी मेंटेन होगी। अगर आप लोगों को ऑनर नहीं देंगे, रिवॉर्ड्स नहीं देंगे, तो फिर ये होगा कि ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस, तो उनमें इनइक्वालिटी आ जाएगी और इनइक्वालिटी की वजह से जो वो लोगों के अंदर एक तरह का रिवोल्ट करने का, बगावत करने का, रेवोल्यूशन करने का जो है फीलिंग वो आ जाएगी, वो एक तरह की आ जाएंगी, क्रेविंग आ जाएगी, डिज़ायर आ जाएगी। तो उस वजह से वो भी रिवोल्ट करेंगे। तो रेवोल्यूशन से अवॉइड करने के लिए वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, और इनइक्वालिटी से अवॉइड करने के लिए तमाम लोगों के अंदर जो जितना हो सकता है पॉसिबल उनमें ऑनर दिया जाए, उनको रिवॉर्ड दिया जाए, उनको प्रेस्टीज दी जाए, ताकि उनके अंदर एक तरह की रिवोल्ट करने की ड्राइव वो पैदा ना हो। नेक्स्ट, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं उनको एक्सेसिबल करना चाहिए। मींस हर पर्सन जो है, जो कि उस पॉलिटिकल ऑफिसेज के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, उस तक वो चीज़ अवेलेबल हो। ठीक है, वो हर जो है ना इंडिविजुअल उसकी रीच में हो, हर इंडिविजुअल की पहुंच में हो, अप्रोच में हो, तो वो उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूट कर सके और पार्टिसिपेट कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक क्लास को या किसी एक इंडिविजुअल के पास सारी की सारी पॉलिटिकल पावर हो और उसी की मोनोपोली हो, और उसी की सारी हेजीमनी हो, उसी का सारा कंट्रोल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पावर है, जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं, उसको अवेलेबल होना चाहिए, उसको एक्सेसिबल होना चाहिए। तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स की, जो एक स्टेट के इंडिविजुअल्स हैं, जो कि वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कैपेबल हैं उसको परफॉर्म करने में, उनको वो प्रोवाइड करना चाहिए। अदरवाइज़ फिर रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो ये रेमेडी है। फिफ्थ रेमेडी ये है कि जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी विजिलेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जो पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स हैं वो करप्शन ना करें। जो पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स होते हैं, जिनको पास पावर होती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि तो वो क्या करते हैं, वो ब्लैक मनी कलेक्ट करते हैं, तो वो करप्शन करते हैं, मिस यूज़ करते हैं पावर का, अपने पब्लिक ऑफिस का, अपनी पोस्ट का मिस यूज़ करते हैं, तो उससे वो अपनी जो है मनी, वेल्थ और वो इकट्ठा करते हैं। तो कहते हैं कि जो ब्राइबरी है, जो करप्शन है, जो फेवरेटिज्म है और जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, उसको ख़त्म करना चाहिए, उसको इरेडिकेट करना चाहिए। ये ब्राइबरी, ये इनइक्वालिटी, ये जो है इलीगल ग्रेटिफिकेशन, इस सब को एलिमिनेट करेंगे तो ही रेवोल्यूशन से बचा जा सकता है। अदरवाइज रेवोल्यूशन आ जाएगी। अगर ब्राइबरी है, रिश्वत दी जाती है, उसमें करप्शन है, ठीक है, इमोरल एक्टिविटीज़ हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ है, तो फिर रेवोल्यूशन आ जाएगा। सिक्स में वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और
गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, तो वो ये है कि वो इस तरह करे कि फ्रेंड्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं, जो सारा सिस्टम है, उसको क्रिस्टल क्लियर करे, उसकी स्क्रूटनी हो, पब्लिक स्क्रूटनी के लिए वो ओपन हो। मीन्स हर किसी को पता हो, इन्फॉर्मेशन हो क्रिस्टल, मीन वहाँ पे कह सकते हैं कि ना क्रिस्टल क्लियर हो, मीन्स हर किसी को आइडिया हो कि कौन सा सिस्टम कैसे चल रहा है। मीन उनके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जो डिटेल्स है वो पता हो, लाइक ओपन हो, हर किसी के लिए अकाउंटेबिलिटी हो। इट मीन्स दैट वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो, ओपन हो, लोगों को पब्लिक स्क्रूटिनी कर सके, पब्लिक जो है उसके पास राइट हो कि वो चेक एंड बैलेंस रख सके। ठीक है। नेक्स्ट जो रीज़न हो कहते हैं प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। अगर सिटीज़न में हम प्रॉपर एजुकेशन को इम्पार्ट करेंगे, तो इस तरह उनको कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टडी करेंगे, तो एजुकेशन के थ्रू जब वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करेंगे तो फिर वो रेवोल्यूशन की कॉज नहीं बनेंगे। तो एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को सूट करे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, इम्पार्ट करनी चाहिए, ताकि जो स्टेट है वो प्रिजर्व की जा सके और वो रेवोल्यूशन से अवॉइड की जा सके। नेक्स्ट फ्रेंड जो 8 रीज़न है, टोटल इसकी 10 उसने रेमेडीज बताई हैं। 8 मेजर जो है, 10 है। 8 वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंटरनल सोलिडारिटी, के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल तौर पर स्टेबल हो एक स्टेट, इंटरनल सोलिडारिटी हो, सब में यूनियन हो, यूनिटी हो, ठीक है, यूनाइट हो। तो इस तरह करके उनमें फिर क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनेट वही इक्वालिटी आ जाएगी। और एक प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी ये है कि जिसका जितना राइट बनता है, जिसका जितना ड्यू बनता है, उसको वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो होगा, ये इस वजह से रेवोल्यूशन नहीं आएगी। तो ये जो 9th 8 जो बताते हैं रेमेडी, वो बताते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और सॉलिडारिटी हो। और ये तब है कि जब इनइक्वालिटी नहीं होगी, इक्वालिटी होगी, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी होगी। ठीक है। 9th वो जो रेमेडी बताते हैं फ्रेंड्स, वो है ओबीडियंस, हैबिट ऑफ ओबीडियंस, कि लोग ओबीडियंट हों, ओबे करें लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को और पॉलिसीज़ को। तो हैबिट ऑफ ओबीडियंस और जो वो लोगों के अंदर होगी तो रेवोल्यूशन ही आएगा। और अगर ओबीडियंस नहीं है, इट मीन्स कि वहाँ पे अनार्की है, वहाँ पे लॉलेसनेस है, वहाँ पे कोई लॉ नहीं है, वहाँ पे कोई कानून नहीं है। तो इस तरह करके वहाँ पे अनार्की फैलेगी, अनार्की फैलेगी तो फिर ये हो सकता है कि वहाँ पे रेवोल्यूशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, जो लॉलेसनेस है, अनार्की है, उससे अवॉइड करने के लिए क्या होना चाहिए, ओबीडियंस होनी चाहिए, लॉ को ओबे करें, फॉलो करें, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो जब वो फॉलो करेंगे तो फिर जो होगी ओबीडियंस होगी, लॉ होगा, लॉ का रूल होगा। और इसके अलावा लोगों के अंदर एक स्पिरिट होगी ओबीडियंस की, तो फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी एक स्टेट के अंदर, तो फिर रेवोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये रेमेडी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो रेमेडी है वो 10th, वो ये है कि, तो फ्रेंड्स अरिस्टोटल जो है डिफरेंट मेथड्स बताते हैं जिसमें जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, लाइक ओलिगार्की हो, अरिस्टोक्रेसी हो, या फिर पॉलिटी हो, या ओलिगार्की हो। ठीक है। उनको किस तरह सिक्योर किया जा सकता है, आई मीन उनमें डिफरेंट जो स्टेबिलिटी है वो कैसे लाई जा सकती है। तो उनकी स्टेबिलिटी की सिक्योर करने के लिए वो डिफरेंट मेथड्स बताते हैं, डिफरेंट टिप्स देते हैं, या डिफरेंट सोल्यूशन बताते हैं कि जिनको फॉलो किया जाए, जिन पॉलिसीज़ को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, तो अगर आपकी ओलिगार्की है, या डेमोक्रेसी है, या पॉलिटी है, या अरिस्टोक्रेसी है, या मोनार्की है, जो भी है, तो वो सिक्योर रहेगी, वहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, वहाँ पे रेवोल्यूशन ही आएगा, तो वहाँ पे वो स्टेबल रहेगी। तो वो उसके बताते हैं। वो कहते हैं कि ओलिगार्की हो या अरिस्टोक्रेसी हो, उसमें अगर जो इंफीरियर क्लासेस हैं उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी के साथ उनको ट्रीट किया जाए, उनको प्रिविलेज किया जाए, प्रिविलेज क्लासेस के साथ उनको जो है ना राइट्स दिए जाएँ, तो फिर वहाँ पे रेवोल्यूशन नहीं आएगा, वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी, वहाँ पे जो है वो इशू नहीं बनेगा। तो ओलिगार्की और अरिस्टोक्रेसी में वो इससे कहते हैं कि इंफीरियर क्लास है ना, उसको इग्नोर नहीं करना है, जो निगलेक्ट नहीं करना। इंफीरियर क्लास को आपने जो डेमोक्रेटिक इक्वालिटी है वो देनी है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो देनी है, उसके अकॉर्डिंग जो कि जो वैल्यूज़ जो इक्वालिटी रिच क्लास को है वही, जो प्रिविलेज क्लास को है वही प्रिविलेजेस जो है, या फिर जो राइट्स है वो इंफीरियर क्लास को देनी है। ठीक है। डेमोक्रेसी में कहते हैं कि जो पूरा जो रिच क्लास है उनको इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में फंक्शनिंग करे,
डेमोक्रेसी में मीन्स ये है कि जो पुअर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, जो अमीर हैं, वो मिल के स्टेट में के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी स्टेट में पार्टिसिपेशन हो, स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट की जो वर्किंग है, जो इंतज़ामिया है, जो स्टेट की जो काम सारी जो है करने वाली, उसके अंदर वो जो है पार्टिसिपेट करें। जिसको भी इनक्रेज किया जाए, पुअर क्लास को भी इनक्रेज किया जाए, ताकि वो उस पॉलिटिकल फिनोमेना के अंदर अपना पार्टिसिपेट अपना रोल प्ले करें। जिससे ये होगा कि जो सॉवरेन पावर है वो उसमें इशू नहीं आएगा, वो वैसे ही मेंटेन रहेगी, उसमें इशू नहीं आएगा। इसके अलावा अब ओलिगार्की एरिस्टोक्रेसी भी हो गई, डेमोक्रेसी भी हो गई। इसके बाद फ्रेंड्स जो एरिस्टोटल हैं वो बात करते हैं टायरनी की, कि एक जो टायरेंट गवर्नमेंट है, जो जालिम है, जो है एरिस्टोक्रेसी है लाइक ओलिगार्की, तो वो अपनी जो हेजमनी को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं। मींस अगर कोई एक टायरेंट है जो एक ब्रूटल है, एक रूलर है, अगर उसने अपनी पावर को मेंटेन रखना है, अपनी हेजमनी मेंटेन रखनी है या अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी है, तो वो किस तरह मेंटेन रख सकते हैं। जस्ट लाइक मैकियावेली बताते हैं प्रिंस अपनी बुक में किस तरह एक अपनी पावर को मेंटेन किया जाता है, किस तरह आप अपनी पावर में रह सकते हैं। तो ये सारा इसके बारे में भी एक्सप्लेन करते हैं कि टायरेंट कैसे करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो एक टायरेंट है उसको स्पाइस को एम्प्लॉय करना चाहिए, स्पाइस स्पेशली फीमेल। फीमेल जो स्पाइस होंगे, स्पाई मीन जासूस, डिटेक्टिव्स, उनको एम्प्लॉय करना चाहिए ताकि वो इंटेलिजेंस के थ्रू उसको सारी की सारी रिपोर्ट मिलती रहे। सेकंड कहते हैं कि जो टायरेंट है उसको अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, उसकी जो पॉलिसी वो अग्रेसिव हो। थर्ड वो कहते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली तौर पे लोगों को वार्न करता रहे, कॉन्स्टेंटली तौर पे लोगों के अंदर अपना फेयर क्रिएट करता रहे, अपना खौफ, अपना डर जो है वो क्रिएट करता रहे। उसके साथ साथ वो कहता है कि जो इन्वेजन है आउटसाइड ऑफ द स्टेट, उसका फेयर भी क्रिएट करता है, कि लोगों को पता हो, डर हो कि कोई आउटसाइड कोई कंट्री हमें जो है ना वो इन्वेड कर रही है, वो हमें जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी, डिमोलिश कर देगी या हमें कंकर कर लेगी। तो लोगों के अंदर जो है ना वो एक तरह का फेयर क्रिएट हो कि आउटसाइड हमें खतरा है, हमें डेंजर है, हमें रिस्क है आउटसाइड द कंट्री। तो वो कहते हैं कि लोगों के अंदर वो उनको वार्न किया जाए कि आप जो हैं वो रिस्क में और हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको बाहर एक्सटर्नल तौर पे जो है ना वो थ्रेट्स हैं और वहाँ पे आपको डेंजर है। तो वो उनके अंदर इस तरह का जो फेयर है वो क्रिएट किया जाए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि लोगों को बिजी रखा जाए, पीपल शुड बी केप्ट बिजी, मतलब किसी ना किसी काम में बिजी हो, उनको फ्री ना हो, ताकि वो इस बारे में ना सोचे कि वो रेवोल्यूशन लेके आए। तो रेवोल्यूशन से अवॉइड करने के लिए जो टायरेंट है उसको चाहिए कि लोगों को बिजी रखे किसी ना किसी काम में, और उनको वो अलाउ ना करे कि वो जो है वो फ्री हो जाएं, वो बिल्कुल ही लेजर हो जाए, मीन उनके पास लेजर टाइम हो, वो लेजी हो जाए, लाइक वो बिल्कुल ही मतलब इंजॉय करें। तो उनको बिजी रखना है, किसी न किसी काम में मसरूफ रखना है, ताकि अगर वो बिजी होंगे तो फिर वो रेवोल्यूशन के बारे में नहीं सोचेंगे, वो टैलेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे तो उसके बारे में फिर कुछ करेंगे भी नहीं। वो उनके अंदर वो एक्टिवनेस नहीं आएगी, वो स्मार्टनेस नहीं आएगी। तो उस तरह जो एक्टिवनेस है वो उनका फिर टॉप प्रियोरिटी फैक्टर नहीं बनेगा। तो वो फिर बिजी रहेंगे और उसी काम में इंडल्ज रहेंगे, तो इस तरह वो रेवोल्यूशन से बचा सकता है टैलेंट। नेक्स्ट जो टैलेंट है उसको क्या करना चाहिए, जो रिलीजन है उसको प्रमोट करना चाहिए, रिलीजन को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, फैलेसी के साथ। मीन्स कहता है कि वो जो रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है, जो रिलीजन की इंथुजियाज्म है, रिलीजन का जो जज्बा है, पैशन है, वो लोगों के अंदर एक्सटेंड हो, बट विद द फैलेसी, बट विद द सोफिस्ट्री। मीन्स फैलेसी के साथ, मिस रीजनिंग कह सकते हैं, रॉन्ग रीजनिंग के साथ, इलॉजिकल वे में उनको यूज़ करके मिस यूज़ किया जाए, तो रिलीजन के थ्रू भी वो अपनी हेजमनी को मेंटेन रख सकते हैं और रेवोल्यूशन से अवॉइड कर सकते हैं। क्या वो जो रिलीजन है उसकी उसकी जो फैलेसी है, उसकी जो सोफिस्ट्री है, तो उसके थ्रू वो उसको एक्सटेंड करेगा, लोग जो रिलीजन में ही इंडल्ज रहेंगे वो रेवोल्यूशन नहीं लेके आएंगे। नेक्स्ट ये है कि उसको अपने पर्सनल जो फेवर्स हैं वो शो करे, टैलेंट की मुझे पर्सनल फेवर्स हैं, इस तरह ये बेनिफिट्स हैं, तो वो उसको मेंटेन रखे, तो वो उसको रख सकता है, अपनी स्टेबिलिटी ला सकते हैं स्टेट के अंदर। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो टैलेंट है उसको, जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको पुनिश करना चाहिए, ठीक है, जो गिल्टी हैं, जिन्होंने क्राइम किया है उनको पनिश करना चाहिए, ताकि जो लोग हैं दूसरों में फेयर आए और स्टेट के अंदर एक पीसफुल ऑर्डर मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो स्टेट के अंदर पीसफुलनेस आई और जो जो लोग गिल्टी हैं उनको वो पनिश करें, ठीक है, ताकि जो
गिल्टी को पनिश करेंगे तो उससे क्राइम ख़त्म होगा और पीसफुलनेस आएगी, पीसफुल ऑर्डर मेंटेन होगा, एक तरह का निज़ाम बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि जो मटेरियल वेल बीइंग है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। मटेरियल वेल बीइंग मीन जो मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स है लोगों को वो मिलने चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, उनको फैसिलिटीज़ राइट्स मिलने चाहिए, लाइक कार है तो वो उनको दी जानी चाहिए, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़। तो जो मटेरियल वेल बीइंग है ना वो उनको देना चाहिए, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक इनकम वो उनकी जो बनती है वो उनको देनी चाहिए। इसके साथ वो कहते हैं कि जो सिटीजन्स हैं ना उनके अंदर इंटेलेक्चुअल जो है ना, इंटेलेक्ट उसको पैरिश करना चाहिए। इंटेलेक्ट नहीं होना चाहिए, इंटेलेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। अगर लोगों में इंटेलेक्ट आ जाएगा तो वो फिर रेवोल्यूशन लेके आएंगे। तो अरिस्टोटल यही कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होना चाहिए, तो उसको पैरिश करना ज़रूरी है उसका। अगर वो इंटेलेक्चुअल सिस्टम होगा तो फिर रेवोल्यूशन आ जाएगा। फिर वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए गुड के लिए, ठीक है, ताकि सबके लिए गुड हो, सबके लिए बेनिफिट हो। फिर वो कहते हैं कि जो उसका पैशन है उसको वो कंट्रोल करना चाहिए। टायरेंट को चाहिए कि वो अपना पैशन अंडर कंट्रोल रखे, ठीक है, ओवर ना होने दे, अनकंट्रोल ना हो उससे। और इस तरह करके जो है एरिस्टोटल वो सारी ये टिप्स देती हैं ताकि जो एक टायरेंट है वो अपनी हेजमनी मेंटेन रख सके। तो इस तरह के एरिस्टोटल ने सारी चीज़ें दी। वो कहते हैं एरिस्टोटल जो था ना वो रियलिस्ट था, थॉट प्रोवोकिंग रियलिस्ट था। मीन कि वो कहता था कि जो स्टेट की सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन वो हर चीज़ से प्रायोरिटी है, प्रायर है। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज़ प्रायर टू एवरीथिंग एल्स। कि हर चीज़ से जो बाला तरह जो अबव है, जो टॉप पे है, वो स्टेट की सिक्योरिटी है, तो उसको मेंटेन रखने स्टेट को कोई इशू नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी को भी इंटरफेयर करना पड़े तो स्टेट के पास ये पावर है, ये कह सकते हैं कि राइट है कि वो प्राइवेसी जो है इंडिविजुअल्स की उसको इंटरफेरेंस करे और अपनी बेनिफिट्स के लिए इंडिविजुअल्स को यूज़ करे। तो वो परमिशन देते हैं एरिस्टोटल के, स्टेट के पास परमिशन होती है, स्टेट कर सकते हैं कि वो जो इंडिविजुअल्स की जो इंडिविजुअल की जो इंटरेस्ट है वो उनको सेक्रीफाइस कर दे और जो स्टेट के इंटरेस्ट है उनको सिक्योर करे। तो एरिस्टोटल के नज़दीक स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द इंटरेस्ट ऑफ पर्सनल बेनिफिट्स और पर्सनल और प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन। तो वो कहते हैं कि अगर स्टेट के बेनिफिट्स हो रहे हैं तो इंटरेस्ट हो रहे हैं तो जो जो इंडिविजुअल है वो अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दे। तो इस तरह करके वो चीज़ें फ्रेंड्स ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास रेवोल्यूशन का, जिसमें डिस्कशन बात करते हैं कि जो रेवोल्यूशन जब आता है तो वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होता है। मीन्स लीगल कम होता है, पॉलिटिकल ज़्यादा होता है। ठीक है। लीगल चेंज से ज़्यादा वो पॉलिटिकल चेंज होता है, क्योंकि उससे जब रेवोल्यूशन आता है तो उसका इफेक्ट होता है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का या पॉलिटिकल चेंज का इफेक्ट होता है। मीन्स वो बैड इम्पैक्ट डालता है या इम्पैक्ट डालता है एथिकल लाइफ के ऊपर, सोशल और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो उसको वो इफेक्ट करता है जो पॉलिटिकल चेंज आता है। तो ये सारा रेवोल्यूशन का जो होता है वो इम्पैक्ट होता है। तो कहते हैं कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है। रेवोल्यूशन ज़्यादातर पॉलिटिकल चेंज में आता है, कंसिडर किया जाता है, पॉलिटिकल चेंज उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लीगल चेंज। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास रेमेडीज़ ऑफ द रेवोल्यूशन, जो कि अरिस्तु भाई ने हमें दिए हैं कि किस तरह रेवोल्यूशन को अवॉइड किया जा सकता है, कि जिन कॉजेज़ की वजह से रेवोल्यूशन आ रहा है उसको किस तरह हम डिमोलिश करके उसको एरेडिकेट कर सकते हैं और फिर रेवोल्यूशन से अवॉइड किया जा सकता है, उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इस तरह रेवोल्यूशन की प्रिवेंशन होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। तो फ्रेंड्स ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एंड होता है।